हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और एक्साइटिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह यूएस की जो कांग्रेस है उसमें हेयरिंग्स हुई हैं, जिसमें उन्होंने अपने जनरल्स को सामने बिठाकर उनको ग्रिल किया है। अफगानिस्तान के हवाले से बड़े सख्त चुपते हुए सवालात किए हैं। हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी है, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हम देखेंगे कि इस हियरिंग में किस किस्म की बातचीत हुई है, किस तरह की बहस हुई है यूएस के लॉ मेकर्स और उनके जनरल्स के दरमियान। पाकिस्तान के हवाले से क्या बातचीत हुई, वहाँ पर तालिबान के हवाले से उनकी क्या अप्रोच है, वो इस वक्त उनकी पोजीशनिंग क्या है तालिबान को लेकर, और उनके सिविल मिलिट्री इख्तलाफ किस किस्म के हैं। पाकिस्तान में तो हम अक्सर आए रोज़ सुनते हैं ये सिविल मिलिट्री टर्म, सिविल मिलिट्री रिलेशंस या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात या सिविल मिलिट्री इख्तलाफात। तो जो लोग पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर गहरी नज़र रखते हैं उनके लिए ये एपिसोड बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कुछ नया जानने और बहुत कुछ सीखने को है जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में अक्सर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से बड़ी बहस चल रही होती है। बड़ा एक फिनोमेना है हमारे मुल्क में। इसलिए आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। 5 घंटे की थी ये हियरिंग, ये पूरी जो डिस्कशन थी, और आपके भाई ने पूरे 5 घंटे इसको सुना है, शुरू से लेकर एंड तक एक एक लफ्ज़ मैंने गौर से सुना है, और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आज आपके सामने लाया हूँ। और इस पूरी वीडियो में, ये तकरीबन 20 मिनट की हमारी वीडियो है, इसमें मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई चीज़ें, कई जो सवालात किए गए इनके जनरल्स के साथ वो उन्होंने उसको रिपीट भी किया, कई लॉ मेकर्स ने। इसी वजह से इंशाल्लाह मैं ये सारी चीज़ें कवर कर लूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई हैं, किस किस्म की बहस हुई है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा ओवरऑल माहौल के बारे में। इस पूरे कमरे में उस वक्त जो था, काफ़ी ज़्यादा सामने यूएस लॉ मेकर्स बैठे थे और 3 इनके जो डिफेंस ऑफिसर्स बैठे थे। एक तो इनके टॉप मिलिट्री जनरल, यानी कि जितनी भी यूएस आर्मी है उसके जो बॉस हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली। इसके अलावा इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, यानी कि वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन, ये रिटायर्ड जनरल हैं जो कि ओबामा दौर के एक टॉप जनरल थे, और बाइडन ने इनको अपना वज़ीर दिफा बनाया। ये बीच में बैठे थे, और इनके राइट साइड पे थे मैकेंजी, जनरल मैकेंजी, जो कि सेंटकॉम के कमांडर हैं। अब सेंटकॉम का मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है, अमेरिका की डिफरेंट कमांड्स हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने फैलाई हुई हैं। मतलब पाकिस्तान आर्मी की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, इनकी जो कमांड्स या इनकी जो कोर्स होती हैं वो अपने मुल्क में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं। सदर्न कमांड होती है, फिर नॉर्दर्न कमांड होती है, फिर ये पंजाब की और इस तरह। लेकिन अमेरिकन आर्मी, चूँकि अमेरिका बहादुर जो हम कहते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, वो इसलिए उड़ाते हैं कि इनको पूरी दुनिया में अपनी कमांड्स बिठाने का बड़ा शौक है। इनकी नेवी, इनकी मिलिट्री, इनकी जो एयर फोर्स है, हर जगह पर बैठी हुई है। तो हमारे एरिए को जो इनकी मिलिट्री कमांड डील करती है उसका नाम है यूएस सेंट्रल कमांड, जिसको सेंटकॉम भी कहते हैं, और उसके ये जनरल भी बैठे थे वहाँ पर मैकेंजी, क्योंकि अफगानिस्तान भी उसी सेंटकॉम का हिस्सा है। यूएस मिलिट्री, मतलब अफगानिस्तान को हैंडल करना हो तो जो यूएस का प्रेसिडेंट है या जो यूएस का आर्मी चीफ है वो सेंटकॉम के कमांडर से राब्ता करेगा। सेंटकॉम में पाकिस्तान से ही शुरू होती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और ये इजिप्ट तक जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो यूएस लॉ मेकर्स ने इनको ग्रिल किया, ये तीनों, ये जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, इनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, सबसे ज़्यादा इनको ग्रिल इस बात पर किया गया कि आपने ये पहले एंटिसिपेट क्यों नहीं किया कि इतनी भयानक तरीके से हम इवैक्यूएशन करेंगे और इतनी जल्दी तालिबान टेक ओवर कर लेंगे और आपकी ट्रेन करदा जो अफगान आर्मी थी वो इतनी जल्दी कोलैप्स हो जाएगी। ये आपने एंटिसिपेट क्यों नहीं किया? आपके पास क्या इतला थी, आपके पास गलत थी, ये क्या थी? इस पर ऑब्वियसली ये जो तीनों इनके जनरल्स थे, इनको काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बाज़ औक़ात ये बहुत ही डिफेंसिव हो गए, बहुत ही बैकफुट पर हो गए, क्योंकि बहुत सख्त सवालात इनसे पूछे जा रहे थे और बड़े सख्त लहजे में। और सबसे अहम बात यह है कि जो यूएस के लॉ मेकर्स हैं वो बड़ी डिटेल में जा रहे थे, पूरे डिटेल में इनसे पूछ रहे थे कि ये गलती क्यों हुई, फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त पे ये आपसे मिस्टेक क्यों हुई। और ऑब्वियसली फिर जनरल्स जो थे वो भी बड़ी एहतियात से जवाब दे रहे थे। मार्क मिली ने इसकी जस्टिफिकेशन क्या दी? उन्होंने कहा कि जी, जब से दोहा एग्रीमेंट हुआ ना, जब जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था तालिबान के साथ, फरवरी 2020 में, जो हमने वीडियो भी बनाई थी, यानी कि पिछले सदर के दौर में, ट्रम्प के दौर में, तब से ही मार्क मिली ने डिस्कस किया कि जो अफगान जो गवर्नमेंट है और जो अफगान आर्मी है, उनके जो मोरल्स थे वो डाउन होना शुरू हो गए थे, वो तब से ही वीक होना शुरू हो गए थे। साइकोलॉजिकली उन्होंने ये सोच लिया था कि अब अमेरिका चला जाएगा इस रीजन में और हमारा जो फ्यूचर है वो ख़तरे में पड़ जाएगा।
और इस बात को अमेरिकी जर्नलों ने तस्लीम किया कि हमने गलत एंटिसिपेट किया था कि ये तालिबान के अटैक्स को एक सर्टेन वक्त तक रोक सकते हैं। उन्होंने कहा 11 दिनों में जो कोलैप्स हुआ है जो अगस्त के महीने में, वो हमने नहीं सोचा हुआ था। सबसे बड़ा जो एतराफ़ किया जनरल मार्क मिली ने, उन्होंने ये कहा कि ये एक स्ट्रेटेजिक फेलियर था। जिस तरह ये सारी चीज़ों का इख्तिताम हुआ है, जिस तरह इस जंग का इख्तिताम हुआ है, ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक फेलियर था। उन्होंने कहा हमारी नो डाउट ये एक टैक्टिकल विन थी, एक लॉजिस्टिकल विन थी कि हमने वहाँ से तकरीबन 1.25 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जो अमेरिकन सिटीजन्स थे। लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक डिज़ास्टर था, हमारा एक फेलियर था। और इसकी वजह उन्होंने ऑब्वियसली यही बताई कि हमारे यहाँ पर कई अंदाजे गलत साबित हुए, हमारी असेसमेंट में गलतियाँ थी, हमारी इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स थी उनमें गलतियाँ थी। और इस पर फिर ऑब्वियसली इनसे सवाल भी हुए कि आपने और बाइडन ने ओपनली कहा था कि तालिबान काबुल पर कब्जा हासिल नहीं कर सकते। बाइडन का वो क्लिप याद होगा जिसमें बाइडन ने बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे, बाइडन साहब, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमने ट्रेन किया हुआ अफगान आर्मी को, वो कैसे इतनी जल्दी सरेंडर कर सकते हैं। तो इसका जवाब फिर उनके पास ऑब्वियसली यही था कि हमारी असेसमेंट गलत थी, इसमें हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है। उन्होंने अपनी जो नाकामी है उसको तस्लीम किया। अपनी नाकामी को तस्लीम करने के साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि कई ऑब्जेक्टिव्स हमने हासिल भी कर लिए हैं, जैसे हमने अलकायदा को वीक कर दिया, उसामा को मार दिया। और फिर उनसे ये सवाल हुआ कि आप ये बताएं कि आज का जो अफ़गानिस्तान है वो अमेरिका के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा है या प्री 9/11 2001 वो ज़्यादा बड़ा ख़तरा था। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली प्री 9/11 2001 वो ज़्यादा बड़ा ख़तरा था, लेकिन अभी भी जो ख़तरात हैं वो मौजूद हैं। मतलब बड़ी ही एक अजीब सी बात थी कि वो ओपनली एतराफ़ कर रहे थे। यहाँ फिर बंदा अमेरिका से सवाल पूछ सकता है कि यार फिर आप करने क्या गए थे अगर आपके थ्रेट्स वहीं पर खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने साथ ये भी मेंशन कर दिया कि अगले तकरीबन 6 महीने से लेकर अगले 2 साल तक वहाँ पर अलकायदा मजबूत हो जाएगी। तालिबान के बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं अभी भी अलकायदा के साथ, तो अलकायदा भी मजबूत हो जाएगी। और तालिबान को उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया है। मतलब तालिबान के लिए उनकी ये थिंकिंग थी कि वो टेररिस्ट हैं। तो अगर तालिबान एक दहशतगर्दों को उन्होंने दे दी हुकूमत, बिल्कुल अमेरिकन ने प्लेट में रख के दे दी, जहाँ अमेरिकन का वो असलहा भी यूज़ कर रहे हैं और फिर अलकायदा के साथ भी उनके कनेक्शंस हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल तक अलकायदा भी वहाँ पर मुनज़्ज़म हो जाएगी, तो बंदा फिर अमेरिका से यही पूछता है कि भाई फिर किया क्या है 20 सालों में। और यही सवाल उनके लॉ मेकर्स भी पूछ रहे थे कि भाई किया क्या है आपने। जहाँ पर उन्होंने इस पूरे मामले को एक स्ट्रेटेजिक फेलियर करार दिया, वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे वाक़े की वजह से जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। वो कह रहे थे कि देखो जी, अब दहशतगर्द हमें ये कहेंगे कि हमने अमेरिका को निकाल दिया है और वो वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। वो उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे थे तालिबान को, और वो ये तस्लीम कर रहे थे कि अमेरिकन के लिए यानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक मॉरल डिफीट है कि तालिबान अब ओपनली चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं। और इन्हें इस बात पर भी ग्रिल किया गया कि इतना ज़्यादा जो असलहा आप छोड़कर वहाँ पर आए हो उसको तालिबान खुल्लम खुल्ला यूज़ कर रहे हैं। मतलब जिनको आप दहशतगर्द कह रहे हो उनके लिए इतना ज़्यादा आप असलहा छोड़ा है वहाँ पर। मतलब ये इनक्रेडिबल था। ये हेयरिंग अगर आप सुने तो मतलब आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह एक सुपर पावर उसका एक कोलैप्स हुआ है और उसको उसके वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपने कोलैप्स को किस तरह डिस्कस कर रहे हैं, और कई कंट्रडिक्शंस आपको नज़र आएंगी उसमें। अब उसके बाद वहाँ पर डिस्कशन हुई सिविल और मिलिट्री की अप्रोच के बारे में, जो वहाँ पर इख्तलाफ सामने आया, क्योंकि बाइडन साहब चाह रहे थे कि हम इस जंग को ख़त्म करें। बाइडन ने ऐलान किया कि जी अप्रैल में हमने वीडियो बनाई थी कि हम सारे ट्रूप्स वहाँ पर निकाल लेंगे। तो वहाँ उस हेयरिंग में हमें पता चला कि ये जो दोनों जनरल्स थे, जनरल मैकेंजी और मार्क मिली, इनका ये फीडबैक था कि हमें तकरीबन 2500 फौजी वो रखने चाहिए अफ़गानिस्तान में। वो एक बेयर मिनिमम यानी कम से कम फोर्स, उन्होंने कहा वो ज़रूरत थी हमारी लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी में। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने वो काम किया है ना, वहाँ से तालिबान ने अपना एक सफ़र शुरू किया है काबुल की तरफ। अब यहाँ पर बहुत से लॉ मेकर्स ने पॉइंट आउट किया कि आप ये कह रहे हैं कि हमें 2500 ट्रूप्स रखने चाहिए थे, जबकि बाइडन ने कहा कि मुझे ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिला। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है ये जो आप बयान कर रहे हैं। आपको याद होगा जब मैंने ये वीडियो बनाई थी आज से 3-4 माह पहले, उसमें हमने डिस्कस किया था कि बाइडन का इख्तलाफ सामने आया था जनरल्स के साथ, जबकि यहाँ पर उन्होंने इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि हमारा कोई इख्तलाफ आया था। उन्होंने बाइडन की बड़ी रिस्पेक्ट की है। ऑब्वियसली उन्होंने करनी थी क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अटैक किया जा रहा था कि आप
पॉलिटिकल हो रहे हैं थोड़ा सा, और वो हम आगे जाकर बताएंगे वो क्या मसला था। इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपने प्रेसिडेंट की जो रिस्पेक्ट थी उसको करना था, उसका जो ऑर्डर था उसको ये शो कराना था कि हमने उसके सामने सर तस्लीम खाम किया है। यहाँ पर उनका एक और बड़ा गौर करने वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मार्क मिली का। उन्होंने कहा कि हमारा काम है फीडबैक देना, क्योंकि हम ग्राउंड में मौजूद होते हैं, हम एक्चुअल टैक्टिकल और टेक्निकल जो ऑपरेशंस हैं मिलिट्री से रिलेटेड वो कर रहे होते हैं, इसलिए हमारा काम होता है फीडबैक देना जनरल हमारे प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट उस फीडबैक की बेस पर डिसीजंस लेता है, यानी कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। उन्होंने कहा कि हम एक डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा काम सिर्फ प्रेसिडेंट को एक फीडबैक देना होता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, जो अल्टीमेट फैसला है वो सिविलियन लीडरशिप ही करती है। अब मज़े की बात यह है कि उन्होंने वहाँ पर तस्लीम किया कि अफ़गान गवर्नमेंट एक करप्ट गवर्नमेंट थी, जिसकी लोगों की नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं थी, वो एक उसको लेजिटिमेसी हासिल नहीं थी उस गवर्नमेंट को। अब मज़े की बात यह है कि ये इस पूरे वाक़े के बाद तस्लीम कर रहे हैं। पाकिस्तान पिछले 20 साल से कह रहा था कि अफ़गान्स की हिस्ट्री है कि वो पपेट रिजीम्स को एक्सेप्ट नहीं करते। यार ये तो मैं 3 माह पहले कह रहा था, ये जून के स्टार्ट में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कह दिया था कि जैसे ही फॉरेन सपोर्ट निकलेगी उसमें से हवा निकल जाएगी, और वही हुआ है। मतलब जो रीजन के लोग हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ये लोग समझते थे कि इसका क्या फ्यूचर होगा इस गवर्नमेंट का, जबकि यूएस और उसके जो एलाइज थे वो समझने से कासिर थे। और मार्क मिली ने अफगान आर्मी के कोलैप्स की सबसे बड़ी वजह यही बताई कि उनकी कोई मोटिवेशन नहीं थी कि एक करप्ट रिजीम को वो सपोर्ट करें, इसलिए इतनी जल्दी उनकी जो पूरी मिलिट्री है वो एवेपोरेट हो गई, कहीं पे गायब हो गई जब डिफेंड करने का टाइम आया, जब लड़ने का टाइम आया। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि दोहा एग्रीमेंट के हवाले से तालिबान ने हमारी किसी बात पर अमल नहीं किया, सिर्फ एक बात पर उन्होंने अमल किया, और वो ये कि उन्होंने हम पर अटैक्स नहीं किया अमेरिकन्स पर। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, मार्क मिली के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। वहाँ पर कई रिपब्लिकन्स ने इन पर बड़े सख्त तरीके से अटैक किया, क्योंकि उनके ख्याल में उन्होंने अपनी कई चीज़ें ट्रंप पर डालने की कोशिश की है। और आपको याद होगा कि जब ये कैपिटल हिल ये अटैक जो हुआ था ट्रंप के सपोर्टर्स ने किया था, तब मार्क मिली ने काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे इकदाम लिए थे, और जिसमें इन्होंने मेक श्योर किया था कि यूएस मिलिट्री की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो इस सारे मामले में, और कोई भी वो इलीगल ऑर्डर ना माने ट्रंप का। तो तब से ही कुछ रिपब्लिकन्स के बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं मार्क मिली के साथ, और वो इन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सियासी जर्नैल अब बन गए हैं। अब इसकी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स की अगर बात की जाए तो इस हेयरिंग में तकरीबन बदतमीज़ी की गई है मार्क मिली के साथ कई रिपब्लिकन्स की जानिब से, और ऐसे कई लोग जो इनके शदीद खिलाफ हैं, और इन्होंने इनसे इस्तीफ़ा मांग लिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारा कोई प्रेसिडेंट होता, कोई सही वाला प्रेसिडेंट होता, तो इस वक्त तक आप लोगों को वो फायर कर चुका होता जो आपने हरकतें की हैं। In your official capacity, going and undermining the chain of command, which is obviously what you did. You've created this whole chain of communication narrative. Yeah, you did. You absolutely did. And it not. Well, you know what? You said yesterday that you weren't going to resign when senators asked you this question, and I believe that you guys probably won't resign. You seem to be very happy failing up over there. But if we didn't have a president that was so addled, you all would be fired. Because that is what you deserve. You have let down the people who wear the uniform in my district and all around this country, and you're far more interested in what your perception is and how people think about you in insider Washington books than you care about winning. This group is incapable of doing. बेसिकली उनको गुस्सा इस चीज़ का था कि उस वक्त ये जो सारा क्राइसिस चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में, ये जब अटैक हुआ था इनकी बिल्डिंग में, ये वाशिंगटन डीसी में, तो उस वक्त ये मार्क मिली ने चाइनीज़ को कॉल क्यों की। उनके हिसाब से इनको ये कॉल नहीं करनी चाहिए थी प्रेसिडेंट के हवाले से। आइन के हवाले से उन पर सवाल उठाए गए, उनको डायरेक्ट अटैक किया गया कि क्या, उनसे पूछा गया कि क्या आप ये समझते हैं कि एक जर्नैल को सियासी मामलात में टांग अड़ानी चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने ऑब्वियसली इसकी तरदीद करनी थी। उन्होंने कहा कि मैं सख्ती से इसकी तरदीद करता हूँ, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सियासी ना हूँ,
बेसिकली एक बुक ऑथर से इन्होंने बातचीत की थी, मार्क मिली ने, ट्रम्प के हवाले से, और उस बुक ऑथर ने अपनी बुक में फिर चीज़ें उन्होंने फिर बढ़ा चढ़ाकर ही बयान करनी थी। मीडिया वालों को यही काम है, वो कई चीज़ें उसको मसाला लगाकर लिख देते हैं। और उनके मुताबिक मार्क मिली ने ट्रम्प के हवाले से बड़ी नेगेटिव बातें की, ट्रम्प को मेंटली अनफिट करार दिया कि ये बंदा तो मतलब ये है ही नहीं इस काबिल के प्रेसिडेंट रहे। तो इस हवाले से उनसे सवालात हुए मार्क मिली से, तो जिसका मार्क मिली ने ऑब्वियसली तरदीद की। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपने चाइनीज़ को कॉल करनी थी आपने कर ली। इसका जवाब मार्क मिली ने ये दिया कि मैंने प्रॉपर जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उससे अप्रूवल लेके कॉल की, ये मेरा कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था, ये मैंने खुद से ही नहीं कर ली चाइनीज़ को कॉल। इसको इन्होंने तस्लीम कर ली। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप फिर प्रेस में क्यों गए? आपने इस तरह के बुक ऑथर्स को इंटरव्यूज़ क्यों दिए जिसमें अपने आप को आपने बड़ा फरिश्ता साबित करने की कोशिश की और ट्रम्प को बुरा साबित करने की कोशिश की? You spent more time with Bob Woodward on this book than you spent analyzing the very likely prospect that the Afghanistan government was going to fall immediately to the Taliban, didn't you? Not even close, Congressman. Oh, really? Because you said right after Kabul fell that no one could have anticipated the immediate fall of the Ghani government. When did you become aware that Joe Biden tried to get Ghani to lie about the conditions in Afghanistan? जिसका जवाब मार्क मिली ने इस तरह से दिया कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं पहले भी मीडिया और बुक ऑथर से इंगेज करता रहता हूं और आगे भी करता रहूँगा। ये हमारी मिलिट्री की उसी पॉलिसी का हिस्सा है कि हम पब्लिक के सामने पेश हों। जो मीडिया है और जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो हमसे राब्ते करते हैं, वो हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं और हम उनको देते रहते हैं इंटरव्यूज़। उन्होंने कहा ये बिल्कुल एक रूटीन की बात थी जिसको आप लोग एक इशू बना रहे हैं। और यहाँ पर इस कांग्रेसमैन की जानिब से इन पर अटैक किया गया कि आपके पास इस बुक को इंटरव्यू देने का टाइम था, लेकिन आपने अपनी ड्यूटीज़ अफ़गानिस्तान में सही तरह से अंजाम नहीं दी, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट हुआ है। इन्होंने मार्क मिली की काफ़ी ज़्यादा छितरौल की, काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर ले आए इसे, और इतनी ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से इन्होंने अटैक किए कि इसके बाद जो एक नेक्स्ट कांग्रेस वूमेन थी, उन्होंने अपने सवाल पूछने से पहले इनसे अपोलोजाइज़ किया। उन्होंने कहा कि हम इस रवैये की आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप पेट्रियाटिक हैं, हमें आपकी हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं है। और ये जो हमारे कुछ जो फेलो कांग्रेसमैन हैं जो आपसे इतना अग्रेसिवली सवाल पूछ रहे हैं और आपकी नीयत पर शक कर रहे हैं, आपकी हुब्बुल वतनी पर शक कर रहे हैं, हम इसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग मनाजिर थे जो देखने को वहाँ पर मिले। मार्क मिली का जवाब यही था कि मैं हमेशा से एपॉलिटिकल हूँ और रहूँगा, और मैं अपनी बेस्ट कोशिश करता हूं कि मैं कभी भी सियासी ना रहूं, कोई सियासी किरदार अदा ना करूं, लेकिन मीडिया से इंगेज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। ये सारी जो बहस हुई, जिस तरह इन्होंने मार्क मिली को अटैक किया, उसको बैकफुट पर वो ले आए उनके कई यंग कांग्रेसमैन, ये जाहिर करता है कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि अगर वो कोई जर्नैल है मिलिट्री का तो उससे बड़ा हमने झुक के बात करनी है, बड़ी इज्जत से बात करनी है। जो बात है वो है, और इसकी मैं रीज़न भी बताऊंगा वो ऐसे क्यों करते हैं, मतलब इतनी डिटेल में जाके क्वेश्चनिंग क्यों करते हैं। और वो अपनी जो सिविलियन अथॉरिटी है उसको शो करते हैं अमेरिकन्स के मेन बॉस लॉ मेकर्स ही हैं मुल्क के, क्योंकि उन्होंने कानून बनाने होते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं, चाहे मिलिट्री हो या सिविल ब्यूरोक्रेट्स हों। और इनके जो लॉ मेकर्स हैं, जो बेसिकली पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्होंने बड़े सख्त मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी पावर को असर्ट किया हुआ है। और इस दफ़ा भी उन्होंने यही शो कराने की कोशिश की है कि देखो हम इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, हम किस तरह किसी से भी सवाल कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये चीज़ अलाउ करता है। और अगर आप ये 5 घंटे की पूरी डिस्कशन देखें तो आप बड़े हैरान होंगे। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तकरीबन बदतमीज़ी की थी इन्होंने, बार बार इनके सेंटेंसेस को काट रहे थे, इनको बीच में टोक रहे थे, बाज़ औक़ात इनसे कहते थे कि हमें हाँ या ना में जवाब दो। तो इस तरह की चीज़ें थी जो हम पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकते। और मजाल है कि जनरल्स ने आगे कोई गुस्से का इजहार किया हो, वो भी बिल्कुल चुप हो जाते थे, बिल्कुल बैकफुट पे आ जाते थे। शदीद तरीन क्रिटिसिज्म भी उन्होंने बर्दाश्त किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि उनकी बिहाफ पे कई लोग उनसे फिर माफ़ी भी मांग रहे थे इस कंडक्ट की। अमेरिका में सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो यहाँ पर मार्क मिली पे जो अटैक हो रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हो रहे थे कि आपने क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच तो नहीं किया, आपने अपनी जो हैसियत है जो आपकी मिलिट्री में, आप उससे कहीं उससे आगे तो नहीं निकलने की आपने कोशिश की और सिविल मैटर्स में टांग अड़ाने की कोशिश की, जिसका ऑब्वियसली उन्होंने तरदीद किया है और बड़े मजबूत तरीके से उन्होंने अपना दिफा किया है कि नहीं,
मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की डोमेन में रहते हुए ये सारी चीज़ें की हैं। इससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि वेस्ट में जो सिविलियन लीडरशिप है उन्होंने अपने आप को कितना ज़्यादा मजबूत किया है वक्त के साथ। एक दौर था जब वेस्ट में भी बहुत से जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस थे वो मिलिट्री लेती होती थी, और भी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस रिलेटेड मैटर्स। अब वो क्या होता है, अब वो कहते हैं कि जो मिलिट्री वाले लोग हैं वो सिर्फ हमें फीडबैक देंगे, ऑब्वियसली अपने टेक्निकल और टैक्टिकल नॉलेज की बेस पर, लेकिन डिसीजंस सिविलियन लीडरशिप ही करेगी। और ये चीज़ जाहिर करती है कि इनका ये जो दावा है ये खोखला नहीं है, उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है, उनके पास चीज़ों की नॉलेज है। जिस तरह के वो सवाल पूछ रहे थे इनके जनरल्स के साथ, वो बड़े डिटेल में थे, वो सारे सवाल बड़े डीप सवाल थे। इससे जाहिर होता है कि अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं वो पढ़ते हैं, वो रिसर्च करते हैं, उन्हें पता है। और इसके अलावा ये भी चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पर मसले डिस्कस किए जाते हैं फेस टू फेस, दुनिया के सामने अपनी आवाम को दिखाया जाता है। पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि जी पीठ पीछे छुरे घोंपे जाते हैं या हर वक्त रोना और ये वो हमारे साथ बुरा कर दिया, हमारे साथ ज्यादती कर दी। पाकिस्तानियों के साथ ये बड़ा मसला है, हमारे टॉप टू बॉटम यही मसला है कि हम बड़ी जल्दी सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, यार उन्हें मेरे नाल बड़ा बुरा किया है। हम बैठ के एक दूसरे से मसले डिस्कस करते हुए घबराते हैं, हम एस्केप इख्तियार करते हैं। ये हमारे घरों से लेकर हमारे ऑफिसेज हर जगह यही मसला है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हुआ है पूरी दुनिया के सामने हुआ है। सख्त सवाल पूछे हैं, कोई क्वेश्चन किया है तो दुनिया के सामने किया है, ताकि दुनिया भी देखे फेस टू फेस, कोई पीठ पीछे अटैक नहीं। और पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह का सेशन होता है तो वो बंद कमरों में होते हैं वो इजलास। अभी थोड़े दिन पहले हुआ था कि ISI के चीफ ने हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ कुछ डिस्कस किया था, लेकिन गरीब आवाम को क्या पता है अंदर क्या डिस्कस हुआ होगा। वो कुछ रेफरेंस होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट के साथ लिंक्स होते हैं, वो कुछ बातें लीक हो जाती हैं, लेकिन पूरी आवाम को नज़र आना चाहिए। मेरा इसमें यही है। लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद हमारी कौम की अभी उस लेवल की तरबियत नहीं है। तो पाकिस्तान में अभी लिटरेसी रेट या और बहुत सी चीज़ें, अगर बहुत से डायनामिक्स और फैक्टर्स अगर हम कंसिडर करें तो मेरा ख्याल अभी हम उसके लिए तैयार भी नहीं हैं। एक सेनेटर ने वहाँ पर मैप का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि देखें जी, इराक में जो भी मसले चल रहे थे, जो हमने इन्वेजन की थी, जब हम वहाँ से निकल रहे थे, जब अपने ट्रूप्स को कम कर रहे थे, तो काउंटर टेररिज्म के लिए, ऑपरेशंस के लिए हमारे पास आसपास ममालिक में बेसिस थी। उन्होंने पूरा मैप पे दिखाया। अफ़गानिस्तान की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन से नेबरिंग कंट्री में आपकी बेस है। तो जनरल मैकेंजी जो कि सेंटकॉम के कमांडर हैं, उनका जवाब था किसी मुल्क में कोई बेस नहीं है। मुझे एब्सोल्युटली नॉट यहाँ पर याद आ गया कि अगर वहाँ पर पाकिस्तान ने इनको बेसिस दी होती तो आज इस हेयरिंग में जनरल मैकेंजी कह रहे होते कि हमारे पास पाकिस्तान में बेसिस हैं, लेकिन अमेरिका के पास कोई इस वक्त बेस नहीं है। इसीलिए उन्होंने फिर उनके लॉ मेकर्स ने इसी बेस पर उनसे सवालात उठाए कि अगर आपके पास कोई बेस भी नहीं है आसपास के ममालिक में, तो आप किस तरह काउंटर टेरर के जो ऑपरेशंस हैं उनको कंटिन्यू रख सकते हैं, जो आपकी ड्रोन अटैक्स, जो ओवर द होराइजन आपके ऑपरेशंस हैं, वो किस तरह कामयाब होंगे। और उन्होंने कहा यही वजह है कि आपका एक जो ऑपरेशन था वो बुरी तरह से फेल हुआ, ये तकरीबन 19-20 अगस्त को, जब आपने 10 सिविलियंस को मार डाला गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बेस पर। और उन्होंने कहा कि अब तो आपका ऑन ग्राउंड कोई एसेट नहीं है, आसपास ममालिक में कोई बेस नहीं है आपकी, आप किस तरह इसको कंटिन्यू रखोगे। अमेरिका का यहाँ पर जो फेलियर हुआ है, इसमें बहुत से जो प्लेयर्स हैं उनका किरदार है। मतलब इतनी बड़ी पावर, उसका इतना बड़ा फेलियर, ये कोई छोटा इवेंट नहीं है। उनके जर्नैल और उनके पॉलिसी मेकर्स वहाँ पर रो रहे हैं कि यार हमारे पास कोई बेस नहीं है आसपास। और ऐसे लगता है कि जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ ने भी ये मेक श्योर किया है कि अमेरिका का यहाँ पर इन्फ्लुएंस, इनका जो लेवरेज है वो बिल्कुल ख़त्म हो। पाकिस्तान के हवाले से उसी लॉ मेकर ने फिर ये सवाल किया कि इन रिपोर्ट्स के बारे में मुझे ये बताएं कि पंजशेर में क्या पाकिस्तानी फोर्सेस मौजूद थी, ऑन ग्राउंड मौजूद थी या नहीं, जिस पर जनरल मैकेंजी ने कहा कि इसका जवाब मैं आपको इन पर्सन दूंगा, सामने नहीं दे सकता। ये 5 घंटे की डिस्कशन थी और इसको पूरा सुनने का एक मकसद ये भी था कि मैं देखूं कि पाकिस्तान का रोल इन्होंने किस तरह डिस्कस किया। एक पाकिस्तान का रोल बहुत ही कम इन्होंने डिस्कस किया, मतलब ज़्यादातर उन्होंने अपने फेलियर्स पर ही बात की है। मतलब कोई यहाँ पर कोई ब्लेम गेम या इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। मार्क मिली के हवाले से ये भी बात आई थी कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक बार फिर न्यूक्लियर असासों की सेफ्टी का राग अलापा है। वही टिपिकल पुराना अमेरिकन नैरेटिव कि जी अब तालिबान आ गए हैं तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे, हमें तशवीश है कि वो शायद महफूज ना रहें।
ये इस डिस्कशन में तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन ये ऑफ द कैमरा उन्होंने ये बात की थी और इसको काफ़ी ज़्यादा मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई असला इनके पास नहीं लगा, तालिबान वगैरह के पास, लेकिन अमरीकी असला ज़रूर लगा है और इस बात का जिक्र इनके लॉ मेकर्स ने भी किया और इनसे सवालात भी किए और भी कई चीज़ें जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि ये हम क्लासिफाइड ब्रीफिंग्स में डिस्कस करेंगे, यानी कि ऑफ द कैमरा। अब एंड पर जो सवाल ये पैदा होता है कि ये जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं अमेरिका के, ये जो लॉ मेकर्स हैं, ये क्यों इस तरह के टफ सवालात पूछते हैं, क्यों इतनी डिटेल में जाते हैं जो काम मिलिट्री के करने के होते हैं। अब अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ज़्यादा पावरफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हैं ये लॉ मेकर्स जो नई नई अमेंडमेंट्स लाते रहते हैं। तो इसलिए उनकी ये अप्रोच है कि जब तक हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम लॉ मेकिंग नहीं कर सकते। इसीलिए उनके जो जनरल्स हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी मालूमात, सारा फीडबैक अपने लॉ मेकर्स को प्रोवाइड करें ताकि वो बेहतर तरीके से पॉलिसीज़ बना सकें, जिसका एंड गोल क्या होता है कि मुल्क को उसका फ़ायदा हो। मतलब अगर कोई इदारा है उसके पास कोई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ अपने तक ही महदूद नहीं रखता, वो लॉ मेकर्स को बताता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो हैं लॉ मेकर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको अवाम मुंतखब करती है। और इसके पीछे थिंकिंग ये है, चूँकि इनको अवाम मुंतखब करती है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल यही लोग हैं, कोई मिलिट्री जनरल इनके आगे पावरफुल नहीं है। अल्टीमेटली यही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी होती है और इनको अवाम की बैकिंग होती है, ये अवाम के वोट्स लेकर मुंतखब हुए होते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो गैदर करते हैं ब्यूरोक्रेसी से, टेक्निकल लोगों से या मिलिट्री के लोगों से, उसका मकसद एक ही होता है, वो ये कि मुल्क के हवाले से अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग की जाए। इनके मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स मॉरली और लीगली इनके लॉ मेकर्स को जवाब दें। और ख़ुद इस बात को जनरल मार्क मिली ने दोहराया कि एज ए मिलिट्री ऑफिशियल्स हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से हम लॉ मेकर्स और प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करें ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। और साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मिलिट्री की होती है टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को लेकर ऑन ग्राउंड अगर कोई भी स्पेसिफिक एरिया है तो हमारी वो बड़ी एक नैरो अप्रोच होती है चीज़ों को देखने की। जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जो बड़े लेवल पर, जो हॉलिस्टिक लेवल पर चीज़ों को देखना पड़ता है, जो डिसीजंस लेने होते हैं, वो सिविलियन लीडरशिप के करने के होते हैं वो काम, और वो तभी कर सकते हैं जब उनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। वाइडर एंगल की टर्म उन्होंने यूज़ की कि जो सिविलियन लीडरशिप है वो वाइडर एंगल पर डिसीजंस लेती है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, और मिलिट्री टैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है। और इसके लिए सिविलियन लीडरशिप का भी स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि मॉरली वो अपनी जो स्टैंडिंग है उसको मजबूत करें, ना कि इधर उधर देखते रहें कि हमारी ये मदद करेगा, हमें फ़लाँ तरीके से लॉबिंग करनी चाहिए, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता है कि सिविलियंस ने कभी अपना वो लेवल बनाया ही नहीं कि मिलिट्री ऑफिशल्स उनको इस तरह से ब्रीफिंग दे सकें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या ये चीज़ पाकिस्तान में मुमकिन है या नहीं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।